नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात यूपी की महाभारत की। 2021 के पहले महीने में सर्दी ज्यादा है, लेकिन 2022 की सियासी गर्माहट इसे उड़ाने के लिए काफी है। राजधानी लखनऊ में अपने अध्यक्ष का इंतजार करते कार्यकर्ताओं को ठंड ने जरा भी परेशान नहीं किया होगा। खैर, 2022 की तैयारियों का जमीनी जायजा लेने के लिए लखनऊ आए जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय में आला नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं, संगठन की मजबूती को ठोक बजाकर परख रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से धीरे धीरे अब प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है। उनकी फोटो वाले 10 लाख कैलेंडर बांटे जाने की तैयारी है। तो सवाल यही है कि 22 की लड़ाई क्या कैलेंडर से जीती जा सकेगी, या बात तब बनेगी जब मैदान में दो दो हाथ होंगे। और सवाल यह भी कि क्या सीएम योगी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी को खुलकर सीएम कैंडिडेट बनाएगी। कांग्रेस की इस रणनीति के आगे एसपी और बीएसपी कितने असरदार रहेंगे, चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। सियासी जमावट में सबसे पीछे दिखाई पड़ने वाली कांग्रेस अब कैलेंडर के सहारे अपनी नैया पार कराने में जुटने वाली है। कैलेंडर भी खास तरह के। कैलेंडर के हर पेज पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी ही हैं। कभी बच्ची का हौसला बढ़ाती प्रियंका, कभी खेत की पगडंडी पर खुद आगे बढ़ती प्रियंका, कभी महाकाल के दरबार में पूजा में तल्लीन, तो कभी पीड़ितों के दुख में विलीन, कभी मंच पर तो कभी मैदान में। लेकिन सवाल ये कि क्या ये औपचारिक तौर पर मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका ही 2022 का चेहरा होंगी? इसका सीधा उत्तर तो नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि प्रियंका के चेहरे वाले यूपी के शहर शहर गांव-गांव में 10 लाख कैलेंडर बांटने की तैयारी है। उन संघर्षों की तस्वीरें हैं, तमाम अमेठी और रायबरेली की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी का संगठन देने का कार्यक्रम चल रहा है, न्याय पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता जमे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं तक एक संदेश कि प्रियंका गांधी जी की राजनीति कैसी है, प्रियंका गांधी जी के संदेश क्या है, उस चित्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लाखों ही लोगों तक उनके संदेश को पहुंचाकर एक सकारात्मक, संघर्षशील, रचनात्मक नेता की तस्वीर और उनके संदेश को पहुंचाने का काम करने जा रही है। जिस वक्त प्रियंका कैलेंडर पर दिखाई दे रही हैं, उस वक्त सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अपने संगठन की गहराई नापने के लिए निकल पड़े हैं। लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा सरकार और संगठन में तालमेल और आगे की रणनीति दोनों को एक साथ ताकत देने में जुटे हैं। उधर प्रियंका के कैलेंडर वाले दांव पर बीजेपी चुटकी ले रही है। नहीं, जो प्रियंका गांधी के कैलेंडर, अगर कांग्रेस कैलेंडर से ही चलना चाहती है तो ये अब जो परछाई से अगर प्रियंका की कांग्रेस चल रही तो समझ लीजिए दीवार पर कांग्रेस लटकी नजर आएगी अगले चुनाव में। ये कैलेंडर जैसे लटकेंगे, दीवार भी लटकेगी। जीरो से नीचे की कोई संख्या होती नहीं, क्यों नहीं तो जीरो से भी मुझे लगता है कांग्रेस इस बार शून्य की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश में वो जो अभी तक अप्रासंगिक थी, अब उसकी उपस्थिति भी नगण्य हो जाएगी। तो सवाल ये है कि कौन खूंटी पर होगा और कौन कुर्सी पर, ये तय तो जनता ही करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए ये लड़ाई इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बीएसपी भी है और समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। वोट प्रतिशत हो या सीटें, ये दोनों ही दल कांग्रेस पर 20 बैठते हैं। तो सवाल ये कि क्या यूपी की महाभारत में कैलेंडर वाली सियासत काम करेगी या मैदान पर पसीना बहाने वाले मैदान मारेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इस वक्त अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमित जमई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला मेरा सवाल है उमाशंकर पांडे जी, बहुत मेहनत है आप लोगों के लिए, यह कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में क्योंकि बीजेपी दूर नजर आ रही है, उससे पहले आपको बीएसपी से आगे निकलना है, समाजवादी पार्टी से आगे निकलना है, यह कठिनाई है। आपको लगता है कि कैलेंडर के सहारे बात बन जाएगी?
पांडे जी आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपके पास वापस लौटने की। उमाशंकर पांडे जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम वापस लौटकर उनके पास जाएंगे। अमिक जमाई साहब, पहला कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं। प्रश्न बहुत सीधा है कि प्रियंका गांधी इतनी मेहनत करती हुई, कांग्रेस पार्टी इतनी आक्रामकता के साथ कह रही है कि वो आएंगे मैदान में, आप लोगों के लिए कठिनाई बढ़ाएंगे क्या? राममोहन जी, सबसे पहले तो मैं जेपी नड्डा जी का लखनऊ में स्वागत करता हूं, और लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जेपी नड्डा साहब जी से जरूर पूछना चाहती है जी कि आप हवाई जहाज से, स्पेशल प्लेन से लखनऊ आने का समय तो आपको मिल गया, लेकिन पूरे देश की जो अन्नदाता है, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे खिसक रहा है, संघर्ष कर रहा है, जेपी नड्डा साहब, अगर आप इस देश की बड़ी पार्टी अपने आप को समझते हो तो सबसे पहले हमारे अन्नदाता के चरणों में जाके आपको बैठना चाहिए था। चुनाव लड़ने आ गए ना, अभी तो बंगाल की तैयारी है। रही बात ये जो आप लोग जो ये बना रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव, प्रियंका जी बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इसको बाइनरी को थोड़ा चेंज करिए आप जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे विशाल जो चट्टान और जो पहाड़ बन के इनके जुल्म ज्यादती, जो किसान विरोधी नीतियां उसके खिलाफ जो खड़ी है, वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि एक एक करके एक एक किला भारतीय जनता पार्टी का, इनके दम्भ का, इनके गुरूर का, समाजवादी लोग, चाहे वो वाराणसी मंडल में एमएलसी का चुनाव हो, प्रधानमंत्री के गढ़ में समाजवादी पार्टी घुस चुकी है। और ये आह्वान है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले 2022 के चुनाव में इस संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 22 में निपटाने जा रही है राजनीतिक रूप से। ठीक है, लेकिन क्या आप लोग प्रियंका गांधी को हल्के में ले रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, वो एक सम्मानित पार्टी की एक बड़ी नेता है, महिला है, समाजवादी पार्टी महिलाओं की बहुत राजनीति में भागीदारी को बहुत ही हम उसको वरीयता देते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हम जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि जितनी भी आप देखो जो नीतियां हैं, क्या हुआ था कि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ यूपीए 1 में, यूपीए 2 में समाजवादी पार्टी को और वामपंथी पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ लड़ना पड़ा। क्या हुआ कि यूपीए 1 में जब तक कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना बना, तब तक वो सारे कार्यक्रम जो लॉन्च हुए वो लागू नहीं होते अगर समाजवादी पार्टी और वामपंथी पार्टियां नहीं होती। तो आज देश की जो हालत है, मोदी जी तो, योगी जी तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो बीज जो कांग्रेस पार्टी ने बोया है। लड़ाई उत्तर प्रदेश में हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक दल है, अपना चुनाव लड़ेगी। लड़ाई पूरी जनता ये जानती है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ठीक है, आप इस बात को अशोक जी मानते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं अशोक पांडे जी, जेपी नड्डा तो आ गए हैं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उन्हें किसानों के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। चुनावी तैयारियों में भी ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बात हो रही है, कुछ नए चेहरे भी आएंगे, ऐसी भी चर्चा चल रही है। ये 2022 से जोड़कर इसको देखा जाए या एक सतत प्रक्रिया आपको लगती है? देखिए, एक सतत प्रक्रिया है। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल 1 साल पूरा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे प्रदेशों में जा रहे हैं। इस प्रदेश में भी वो आके प्रदेश के पदाधिकारियों से, मंत्रिमंडल के साथियों से, विधायकों से और प्रबुद्धजनों से वार्ता करेंगे, उनसे हाल चाल लेंगे, बस यही कार्यक्रम है। ये अलग बात है कि नड्डा जी के आने के बाद इस तरह की प्रलाप ये लोग करेंगे। मेरा ये मानना है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दिनचर्या के हिसाब से आ रहे हैं। रही अभी आपने कहा प्रियंका जी की बात कर रहे थे कैलेंडर की, आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा जी जब आई थी राजनीति में तो मोदी जी का विकल्प बन रही थी, फिर वो अब योगी जी का विकल्प बनने लगी। और ईमानदारी की बात है कि वो अपने पार्टी में राहुल गांधी का ही विकल्प बन के रह गई हैं। हम तो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के भरोसे चुनाव लड़ेंगे और वो लोग कैलेंडर के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, ये दुर्भाग्यजनक है। और सपा के साथी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे,
अखिलेश जी ने खाली ट्वीट किया है, कोरोना संक्रमण काल से आज तक ट्वीट किया है, जनता के साथ चीट किया है, कहीं दिखाई नहीं दिए अखिलेश यादव जी। लेकिन ये जरूर है कि चैनल पर बैठ के झूठ फरेब सपा के लोग बतिया रहे हैं। ठीक है, ये आपको लगता है कि विरोधी लोग आपकी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं झूठ बोल बोल के। और उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, आपसे मैंने प्रश्न जो पूछा था आपका उत्तर आ नहीं पाया टेक्निकल वजह से। बात यही कि कैलेंडर से बात बन जाएगी क्या? अशोक पांडे जी कह रहे हैं तो उज्ज्वला के सिलेंडर के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए राममोहन जी, पहली बात तो ये कि कैलेंडर में जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो प्रियंका गांधी जी के पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संघर्ष के फोटोग्राफ्स हैं। वो भाजपा की तरह फोटोशॉप किए हुए घर में बैठ के स्टूडियो के फोटोग्राफ्स नहीं। जी, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। उमाशंकर पांडे जी की बात पूरी आ नहीं पा रही, हम उनके पास फिर से चलेंगे। के विक्रम राव साहब के पास चलते हैं। विक्रम राव जी, बार बार कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक मजबूत ताकत के साथ, या ये कहिए कि 1 साल से उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही हैं, लेकिन क्या ये संघर्ष बीएसपी के कार्यकर्ताओं के सामने, समाजवादी पार्टी की मेहनत के सामने अभी कम है और मेहनत करनी पड़ेगी अगर इन दोनों पार्टियों से ऊपर जाना है मुकाबले में? हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी काफी नीचे है अभियान में। आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे तब अखिलेश यादव ने प्रयोग किया कांग्रेस पार्टी से समझौता करके, दोनों साथ लड़े थे। जहां मुझे अभी भी याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राहुल गांधी की फोटो एक साथ छापी, तो बहुत नाराजगी भी पुराने समाजवादियों को, ये क्या तरीका है राहुल गांधी लोहिया एक साथ आ गए। उसके बाद अखिलेश यादव का प्रयोग हुआ मायावती के साथ, फिर क्या हुआ वो सब देख लिया। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में लोगों ने देख ही लिया, 2 थी, 1 ही सीट हो गई लोकसभा की। खुद प्रियंका गांधी तक चुनाव लड़ने जा रही थी, नहीं लड़ी पाई। और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब जो समस्या हो रही है, इसकी आंतरिक एकता कितनी मजबूत रहेगी। तो तरह तरह की जो खबरें छप रही है अखबार में, इनमें कई गुट बट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और क्या एक झंडा, एक नीति, एक नेतृत्व के तले जो चुनाव लड़ पाएंगे, तो किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी संगठन के रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत महंगी पड़ेगी और इसका फायदा गैर भाजपाई पार्टी उठाएंगी। तो इस वक्त चारों पार्टियां एक ऐसे दौर में है जो खुद अभी विश्वास नहीं पैदा कर पा रही अपने अंदर, तो मुकाबले में तैयार है। उनके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे, लेकिन फिर भी आने वाला विधानसभा चुनाव भारत उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के मुकाबले काफी दिलचस्प होगा। और राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें कि चुनाव एक जबरदस्त थीसिस तैयार करेगा उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक प्रयोग के लिए। राम मोहन जी। ठीक है, अमित जब भाई साहब, पिछले जो चुनाव थे उसमें आप लोग सरकार में थे और इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। उस वक्त आप लोगों के खिलाफ कानून व्यवस्था का मुद्दा बीजेपी के हाथ में था। अब आप लोग कहते हैं कि किसानों का मुद्दा है, नोटबंदी का मुद्दा है, बहुत सारे और मसले हैं जो जनता के सामने आपको लेकर जाने हैं। सवाल इसी बात का है कि यही सारी बातें कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और मायावती जी भी यही बातें करती हैं। अब वो जितने एग्रेसिव होंगे, जो सियासी गुणा भाग करते हैं, वो कहते हैं कि वो विपक्ष की पार्टियों के वोट ही आपस में बटेंगे। पिछला जो के विक्रम राव साहब हमें याद दिला रहे हैं कि दो चुनाव जो आपने लड़े, एक विधानसभा का एक लोकसभा का, वो 2 पार्टियों के साथ गठबंधन करके अलग अलग लड़े हैं। इस बार सेपरेट होकर लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे, सरकार बदल देंगे, ऐसा क्या गणित आपने लगाया है? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो ये शोषित वंचित जो जनता है, जिसके ऊपर 4 सालों में चौतरफा उसकी इकोनॉमी, उसकी रोजी रोटी का जरिया, उसकी किसानी पे हमले हुए, उसकी रोजगार पे हमला हुआ, यूनिवर्सिटियां खत्म कर दी गई। इन मुद्दों पर जो है समाजवादी पार्टी जनता के 8 बीच में है। तभी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री
अंतरराष्ट्रीय विश्व की पार्टी और मंगल ग्रह से भी बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में वहां से जो है समाजवादी पार्टी ने एमएलसी जीती है। ये एक साइन है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको ये विश्वास है। वो उस वक्त धर्म में और इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कैंपेनिंग की, कब्रिस्तान, शमशान, आखिर क्या हुआ? शमशान में चोरी डकैती का मामला इन्हीं की सरकार में आया ना? क्या क्या यहाँ पे सामने आया? पूरे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी अगर हेलीकॉप्टर उड़ने से सिवाय अगर वो शासन प्रशासन चलाते तो क्या ये बात सही नहीं है राम जी कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस दिया लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिया? क्या बात है कि जब आप ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर रहे थे, फेक इनकाउंटर किलिंग कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन में उत्तर प्रदेश का जलवा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जलवा यूनाइटेड नेशन में। ये 4 साल में इन्होंने दिया है। और जो विकास कर माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया, आज जनता उसको मिस कर रही है। आज जनता ये याद कर रही है हमारे सूबे की बेटियां कि उन्हें कन्या विद्याधन मिलता था, वो खत्म हो गया। अखिलेश जी ने गांव में एक झोपड़ी पे रहने वाली बेटी को उसको साइकिल दिया, वो साइकिल याद करती है। बूढ़ी मां जो झोपड़ी में बैठी हुई है वो वृद्धा पेंशन याद करती है। वो किसान जो वो ये याद करता है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशात के मुताबिक उसके फसलों के दाम दुगने होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में अब की बार किसानों की सरकार, लेकिन पूरे देश ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री को किसानों की कितनी चिंता है। अगर अदानी अंबानी जी के ब्याह में जाना हो तो पूरी कैबिनेट जाएगी, लेकिन किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जो है 5 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं दिल्ली के अंदर। श्री अमित शाह जी जो अपने आप को लोक पुरुष मानते हैं, क्या हो गया? किसानों के पीछे आपने एनआईए लगा दी। ये जो पूरे देश को खिलाने वाले लोग हैं, इनके पीछे आपने जो है स्पेशल फोर्सेस लगा दी। ये कहां से ट्रैक्टर आ रहा है, कहां से जो है इनका, ये कहां से ये इतने समृद्ध हो गए हैं। ये सारे मुद्दे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है और वो एक तरफा माननीय अखिलेश यादव जी को चुनने जा रहे हैं। आप देखिए 2022 में दिन उल्टे गिनना मुख्यमंत्री योगी जी शुरू कर दे और हेलीकॉप्टर में उड़ना कम कर दे। उमाशंकर पांडे जी, एक तरफ अमित जमाई जी कह रहे हैं कि योगी जी को दिन उल्टे गिनना शुरू कर देना चाहिए, अखिलेश यादव को जनता चुनने जा रही है, 22 में 22 किल उनका नारा है। अब ये जो जितने भी मुद्दे गिनाए, अमूमन यही मुद्दे आप लोग भी बताते हैं। अब क्या फर्क है? देखिए फिर से उमाशंकर पांडे जी का कनेक्शन टूटा है। अगर उमाशंकर जी आपको आवाज मिल रही हो तो सवाल यही है मेरा कि क्या फर्क है कि प्रियंका गांधी को जनता चुने और अखिलेश यादव को ना चुने? अगर जनता नाराज है तो किसी एक नेता को ही चुनेगी। लगता है पांडे जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अशोक पांडे जी से जरूर संपर्क हो रहा है। अशोक पांडे जी ये कह रहे हैं कि योगी जी को उल्टे दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए। आपको क्या लगता है, ये प्रियंका गांधी से ज्यादा परेशान होने की जरूरत है अखिलेश यादव से? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के आने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण इन लोगों ने किया। हमने जब पुलिस के हत्यारे विकास दुबे का काउंटर किया तो ये परशुराम की मूर्ति लगाने लगे। इनके लिए महान गांधीवादी विचारक मुख्तार अंसारी हैं, महान गांधीवादी विचारक अतीक अहमद हैं, ये उन लोगों के नेता हैं। पूरा प्रदेश जानता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। उस राज को हमने खत्म किया है। उल्टी गिनती तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए गिनी जा रही है, उनके मकान ढाए जा रहे हैं, दुकान ढाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सपा के लोगों को खराब लग रहा है। और रही किसानों की बात, तो ये किसानों की सरकार है। उत्तर हिंदुस्तान के कृषि मंत्री ने 9 बार किसानों से बात की है और निश्चित ही कोई न कोई हल निकलेगा। अभी माफ सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। अखिलेश जी कहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ ट्वीट करते हैं,
जनता के साथ चीट करते हैं और उसके बाद इस तरह का भाषण समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश में कैलेंडर से नहीं होगा बल्कि विकास से होने वाला है। ये लोग 70 सालों में गांव में शौचालय नहीं दे पाए थे। बूढ़ी माताएं बहनें जिस तरह से बेइज्जत होते थे, इज्जत घर अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने दिया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमने आयुष्मान योजना दिया है, अमीर गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह हो। हमने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला का सिलेंडर दिया है गरीब को। उज्ज्वला का सिलेंडर बनाम प्रियंका का कैलेंडर की लड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जानबूझकर प्रियंका गांधी को इतना वेटेज दे रहे हैं अशोक पांडे जी, जबकि जी राम जी जी जमाई साहब कुछ कह रहे हैं। प्रियंका गांधी जी राहुल जी जमाई साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं लौट के आता हूं आपके पास। बोलिए अमित जी। देखिए, ये जो हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। इनकी याददाश्त थोड़ा खराब है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप माननीय अखिलेश यादव जी की शख्सियत और मुख्यमंत्री योगी जी का अगर आप बायोडाटा निकाल लीजिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री शीटर कौन है, किनके उनको ऊपर दंगों के आरोप लगे, किन लोगों ने गोरखपुर तक पूर्वांचल को जलाने की कोशिश की। 1980 में तो मुलायम सिंह जी के खिलाफ था। 1980 में मुलायम सिंह के खिलाफ ही नामजद मामला था। उस समय मुख्यमंत्री बीपी सिंह जी थे। इसकी भी आप जानकारी ले लें। पार्टी के लोग और आपके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, अरे वो तो पूरे देश के कप्तान हैं। वो तो 200 योगी आदित्यनाथ जी के बराबर हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने जो 12-17 में सरकार सारा मामला खत्म है। ठीक जो मामला चल रहा था अमित भाई शाह का सब खत्म है। 2017 के बाद एक इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आई, एक सैमसंग नया क्यों नहीं आया, एक अप्पो नया क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने दंगों का माहौल बना रखा है। आपने जंगल राज, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के व्यापारी आने एक से छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद लेकिन वापस जब से योगी इसी जी मोड़ की से शुरू सरकार करते हैं। आई इसी है, मोड़ से वापस शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले हम ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की महाभारत की, क्योंकि अब 2022 का प्लॉट धीरे धीरे तैयार हो रहा है। किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा वो भी आपके सामने। के विक्रम राव साहब, इतने मुद्दे जो गिना रहे थे अमित जमाई साहब या कांग्रेस पार्टी जो गिनाती आई है, किसी मुद्दे को पकड़कर विपक्ष के लोग ऐसा स्टैंड कर पाए हैं? क्योंकि अभी किसान आंदोलनरत हैं, किसान खड़े हुए हैं, तो नजर आ रहा है कि देखिए किसान नाराज है। कुछ दिन पहले जब बिक्रू कांड हुआ था तब कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा हुआ था। लेकिन बतौर विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो या सपा हो, बीजेपी के सामने मुश्किल चुनौती के रूप में किसी बड़े मुद्दे को खड़ा कर पाए क्या? यही बुनियादी प्रश्न उठाया आपने राममोहन जी, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको सामना करना पड़ता है आरोप का, अभियान का और तरह तरह के हमलों का। तो भारतीय जनता पार्टी तो डिफेंसिव होगी, इसको अपनी रक्षा करनी होगी। 5 साल का बहिखाता दिखाना पड़ेगा, कहाँ विफल रहेगा, असफल रहे। विफलता तो खैर ऑपोजिशन पार्टी दिखाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं गैर भाजपाई पार्टी यूपी में, उनकी कितनी तैयारी है, कितनी कोचिंग है, कितनी ट्रेनिंग है, क्या खेल पाएंगी वो खेल। अब मसलन कांग्रेस पार्टी, मेरे अंदाज से कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सड़क की राजनीति की है। गांव में गए लोग, जेल गए हैं, आंदोलन किया है, इसका असर तो पड़ता ही है। लेकिन ये सस्टेन ढंग से सिलसिलेवार तरीके से ज्यादा नहीं चल पाया। सबसे बड़ी आशा थी समाजवादी पार्टी से, जो फावड़ा और जेल के आधार में पिछले 70 साल से चलती रही। एक भी आदमी, एक भी आंदोलन नहीं चला पाया, जेल नहीं गया, संघर्ष नहीं किया। ताज्जुब होता है
समाजवादी पार्टी के लाल झंडा केवल संघर्ष का प्रतीक रहा। इतनी संकट है 5 साल में यूपी में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चल सकता था, कुछ नहीं हुआ, कोई सड़क पर नहीं उतरा, उसे संघर्ष नहीं किया। तो ये तुलनात्मक रूप से देखे तो कांग्रेस से भारतीय समाजवादी पार्टी में कांग्रेस जन दृष्टि में थोड़ी आगे है। अब ये बात दूसरी, अगले 6 महीने में जो किसानों के मसले पर कोई हंगामी हालत पैदा करे समाजवादी पार्टी, तब तो बात बनती है, उनकी विचारधारा फाइनल होती है। मतलब ये सत्तारूढ़ पार्टी जैसी हो गई, सत्ता के संघर्ष कर रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा जिक्र शुरू कर दूं कि इनको बड़ा आत्मसंतोष हो रहा है। योगी जी ने काम किया है, मान लीजिए, मान भी ले, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? संगठन के रूप से आज नड्डा जी को आने की जरूरत पड़ गई, तो जरूर कहीं ना कोई कमजोरी हो गई है संगठन के रूप से। और संगठन और सरकार में तालमेल कितना है, ये इसकी भी रपट नड्डा साहब को बतानी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि हमेशा हर सत्तारूढ़ पार्टी में उत्तर प्रदेश में दिक्कत रही है संगठन की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में तालमेल कितना बैठ पाएगा अगले 6-8 महीने में, राममोहन जी, ये बड़ा गंभीर विषय होगा। ठीक, संगठन सरकार में तालमेल, वो जाहिर है कि जेपी नड्डा आए हैं तो कई चीजें अंदर से भी निकल कर आएंगी, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अमित जमाई साहब, जो एक विपक्ष की कोशिश होती है, कई बार ऐसा लगता है कि एक दूसरे की तीनों ही टांग खींच रहे हैं, चाहे बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो। एक मजबूत विपक्ष जो सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए, जिसको कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, कई बार गिरफ्तार हुए, चाहे वो कोरोना का दौर हो। इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, कई बार गिरफ्तार हुए, चाहे वो कोरोना का दौर हो, चाहे दूसरे मसलों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो। समाजवादी पार्टी जो के विक्रम राव साहब कह रहे हैं कि उनका लाल झंडा संघर्ष का प्रतीक पहले होता था, वो संघर्ष आपको लगता है पिछले कुछ दिनों में कमजोर पड़ा है? देखिए, के विक्रम राव साहब हमारे मुल्क के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें उसमें ऐड करना चाहता हूं। जी, शायद सर को मालूम नहीं है कि जब सरकार 2017 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब बनी, उसके बाद पूरे देश में दलित वर्ग में, पिछड़ा वर्ग के और विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों का इनकाउंटर का दौर शुरू हुआ। और उन फेक इनकाउंटर पे समाजवादी पार्टी ने सवाल नहीं किया। पहले सबसे पहले हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया उत्तर प्रदेश की सरकार पे, मुख्यमंत्री जी पर। पूरे सूबे में आपने रामजी कवर भी किया हुआ है, जितने समाजवादी पार्टी के वर्कर को प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया उन आंदोलनों में, उसके खिलाफ, फेक इनकाउंटर के खिलाफ, मेरे ख्याल से पूरे देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी। उसके बाद सहारनपुर का कांड हुआ, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। 13 पॉइंट रोस्टर का जब मुद्दा आया, जब पूरे केंद्र में इन्होंने आरक्षण पर सिलसिलेवार हमला करना शुरू किया, तो अकेले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर थी जिसने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। उसमें हजारों हजार समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, नेता, विधायक, सांसद जो है डिटेन किए गए, जेल किए गए। मतलब ऐसे लगा कि सेना लग गई घर के समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के बाहर। और अगर आप सदन की बात कर लें, ये पूछने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो बताएं कि सदन को पूरे 1 साल में क्या दिन चलने दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अब तो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से फरमान आ जाता है, आए, पढ़े फरमान आधे घंटे में, सदन खत्म। उसकी ना कोई गरिमा है, ना उसकी कोई जगह बची हुई है कि सदन चलने नहीं दिया गया इन 4 सालों के अंदर समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद इन्होंने सीएनआरसी का एक असंवैधानिक मामला सामने लेकर आए। पूरे सूबे में समाजवादी पार्टी अकेले थी जिसके वर्कर, क्यों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का या तो संगठन है या तो समाजवादी पार्टी का संगठन है। नीचे से लेकर इकाई से लेकर जिले से लेकर मंडल से लेकर लखनऊ में आपने देखा कि 4 लाख लोग बाहर निकले। समाजवादी पार्टी की ताकत उसके पीछे खड़ी हुई थी, उसके नौजवान लोग, छात्र लोग उसके अंदर थे। ये संघर्ष ही तो है। उसके बाद कोरोना का 1 साल हुआ। उस 1 साल में जब समाजवादी पार्टी ने जब आह्वान किया एक वर्कर्स को, जो उड़ीसा के गेस्ट वर्कर थे,
छत्तीसगढ़ के गेस्ट वर्कर थे, बिहार के लोग जो यूपी में काम करते थे। मुख्यमंत्री जी ने तो उनको छोड़ दिया रहमो करम पे, किसी ने उनको पूछा नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी ताकत से पूरे प्रदेश के अंदर आम इंसानों ने, उनके साथ साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दुख की घड़ी में गरीब गुरबा लोगों का साथ दिया। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है, ये समाजवादियों की विचारधारा है। उसके बाद आपने विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने का काम शुरू किया। आपने जौहर यूनिवर्सिटी, जो सूबे में एक यूनिवर्सिटी बनती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जमीन वापस ले लो। हम लोगों ने पूछा कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी किस जमीन पे बनी है, बाबा साहब यूनिवर्सिटी किस जमीन पे बनी हुई है? जब यूनिवर्सिटी बनती है तो सरकार ही तो जमीन देती है, उसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो हमारे सूबे की ही तो हैं। जब विश्वविद्यालय कम है, टीचर्स कम है, मुख्यमंत्री जी को बस समझ में आता है सैटरडे को उठाया हेलीकॉप्टर, चल गए गोरखपुर, संडे को आ गए। अरे गोरखपुर में क्या रखा है? अगर सरकार नहीं चला पा रहे हो, जेपी नड्डा साहब को आज क्यों आना पड़ा? क्यों 5वां मुख्यमंत्री दोबारा अपॉइंट करने की तैयारी चल रही है? यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल पा रही है। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी बात हो नहीं पाई। उमाशंकर पांडे जी, अमित जवाई साहब कह रहे हैं कि मुकाबला तो सीधा अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव ही अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, आप लोग बेवजह प्रियंका गांधी का नाम आगे करते हैं। देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले तो बात ये समझनी होगी कि पिछले एक साल में खास करके जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी का कार्यभार संभाला है, तब से वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर संघर्ष कर रही हैं। चाहे वो उम्भा का मामला हो, चाहे वो शाहजहांपुर से लेके आप उन्नाव की बात कर लें, लखनऊ में प्रदर्शन की बात कर लें, हाथरस की बात कर लें, चाहे वो पैंडेमिक सिचुएशन रहा हो लॉकडाउन के दौरान, हर समय कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखाई दी। और कांग्रेस पार्टी से डरी और भयभीत योगी सरकार ने दमन चक्र भी चला रखा है। आप देखिए, अजय लल्लू जी से लेके हमारे तमाम सारे पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम योगी सरकार कर रही है, और यहाँ तक कि अभी भी हमारे कुछ पदाधिकारी जेल में हैं। यानी कि बेचैनी, डर, भय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन स्थल पर पूरी ताकत के साथ छाई हुई है। तो ये बताता है कि कौन योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जनता के मुद्दों का उसको उठा रहा है, ये अपने आप में स्पष्ट है। और एक बात और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये चला चली की बेला है, 7-8 महीने उनके पास बचे हुए हैं। ऐसे में जेपी नड्डा जी आए या कोई भी आए, अब जनता का जो मन बन चुका है वो बदलने वाला नहीं है। जनता ने देख लिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी मुद्दों पर, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल रही हो। इसीलिए ये भाजपा ने भी मान लिया है राम मोहन जी, क्योंकि 3 इंजन वाली यूपी सरकार में अब ये चौथा इंजन जोड़ने के लिए गुजरात कैडर के अधिकारी को रिटायरमेंट दिलवा के यहाँ पे लाके एमएलसी बनाया और आगे उनको जो है सरकार में लेने की भी बात है। तो ये समझ में आ जाता है कि योगी सरकार, उनके 2 उप मुख्यमंत्री, ये जो 3 इंजन वाली सरकार थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। और मैं विक्रम राव जी को सुन रहा था कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। ये गुटबाजी तो पहले से ही थी। जब मुख्यमंत्री जी का चयन हो रहा था मुख्यमंत्री का, तभी केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी में जूतम पहचान उनके समर्थकों में हुई थी लोक भवन के सामने। और कैसे केशव मौर्य जी ने पत्र लिखा था आवास विकास के भ्रष्टाचार के बारे में, जो मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, और बदले में योगी जी ने पीडब्ल्यूडी के 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। तो ये कवायद और ये गुटबाजी और ये नहीं, लेकिन पांडे जी मेरा सवाल ये है कि वो विपक्ष में कौन आएगा? अखिलेश यादव से ऊपर निकल पाएंगे आप लोग? क्योंकि अमित जवाई कह रहे हैं कि बहुत मेहनत उन्होंने की है। देखिए, मैंने आपका जवाब दिया, आप शायद उसको दर्शक तक शायद ना पहुंचे, तो मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं कि पिछले 1-1.5 सालों में लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों को संघर्ष करते हुए सड़क पर देखा गया। हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी। उससे भयभीत और बेचैन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर अंग्रेजों जैसा दमन चक्र चलाया, लगातार जेल भेजा। प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम सारे पदाधिकारी हमारे जेल गए। प्रियंका गांधी जी पर लॉकडाउन के दौरान पैंडेमिक का मुकदमा इन लोगों ने किया।
उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं संदीप सिंह जी पर मुकदमा किया, माइनॉरिटी के चेयरमैन हमारे जेल रहे, SC/ST के चेयरमैन आलोक पासी जी जेल में रहे, हमारे दो प्रवक्ता जेल में रहे, NSUI और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जेल में रहे, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी और उनके सहयोगियों को जेल भेजा गया। ये जो दमनात्मक कार्रवाई है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है या कोई और अगर थोड़ी बहुत बात रह जाए तो मैं और स्पष्ट कर दूं राम मोहन जी, अभी जो उपचुनाव हुए उसमें 6 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 7 में, और उस 6 में 3 जगह हमने उत्तर प्रदेश के मौजूदा, जिनको आप मुख्य विपक्ष कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी, हमने उनको पराजित किया। बुलंदशहर में, घाटमपुर में और बांगरमऊ में, जिसमें घाटमपुर और बांगरमऊ में हम दूसरे नंबर पर रहे। यानी कि जनता ने उपचुनाव, जो सत्ता का चुनाव होता है, उस चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी की मेहनत का जो परिणाम होना चाहिए वो दिया। और इसके पहले जो पिछली साल उपचुनाव हुआ था मोहन जी, उसमें भी कांग्रेस पार्टी गंगोह की सीट जीत रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी दमनात्मक कार्यवाही की। तमाम सारे मीडिया और अमिक जबाई साहब, पार्टी के लोगों को बाहर करके वो चुनाव उन्होंने जीता। अमिक जबाई साहब, उपचुनाव की सीटों का रिजल्ट मालूम है, लेकिन जब विपक्ष के लोग हार में भी अपनी जीत देखने लगते हैं तब कठिनाई शुरू होती है। तो जिन सीटों पर आप कांग्रेस से पीछे रहे या आप कांग्रेस से आगे रहे, उसको भी जीत के रूप में देखेंगे क्या, कि सेकंड पे कौन आया? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उमाशंकर पांडे जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। मेरा ये सिर्फ कहना है कि अगर मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। उत्तर प्रदेश में संगठन हो, छात्रों का, युवाओं का, किसानों का संगठन की ताकत हो, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है ना। इसीलिए तो माननीय आजम खान साहब से लेकर मेरे प्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ एक से एक अनगिनत केस, CBI, ये इंक्वायरी, वो इंक्वायरी, क्या बात है। तो ये दिखता है, साफ दिखता है कि यहां पर जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, ये मैं किसी आधार पे कह रहा हूं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं राजस्थान में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम ठीक है, हम लड़ सकते हैं कुछ सीटों पर, हमारा पहले आधार रहा है समाजवादी आंदोलन का, के वो सब केंद्र रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता को भी बहुत साफ मालूम है कि 20 सालों में जो उत्तर प्रदेश सींचा है वो समाजवादी पार्टी ने सींचा है। आज जहां पे सूबा खड़ा है, आज सूबे का जो विकास है, चाहे वो आप सड़कें ले लें, चाहे आप दवाई, पढ़ाई, लिखाई, ये सब जितने भी मुफ्त सब किए गए वो समाजवादी पार्टी के वक्त जितने भी आज यूनिवर्सिटियां बनी, उसके अंदर टीचर्स की भर्तियां हुई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट आए, ये माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में आए। योगी जी के जमाने में एक कंपनी नहीं आई, ऐलान हुआ, हर साल ऐलान होता है कितने हजार करोड़ आया, एक कंपनी का इनॉग्रेशन हमने नहीं देखा है। क्योंकि लोग आपके सूबे में नहीं आना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने इस प्रदेश को अशांत प्रदेश बना दिया है, और जहां पे अशांति होगी वहां पे कंपनियां नहीं आती हैं। ठीक है अशोक पांडे जी, ये विपक्षी दलों की आपस में खींचतान आपको मदद देती है, या फिर आपको लग रहा है कि ये तीनों पार्टियों में से कोई आपके सामने अभी चुनाव लड़ने के लिए मजबूत पार्टी के तौर पर आप नहीं आंकते उसे? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो तय जनता करेगी, और जनता ने तय भी किया है, इन लोगों को हाशिए पे रख दिया है। जिस समय कोरोना संक्रमण काल था, उस समय जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने प्रवासियों को वहां दिग्भ्रमित करके बॉर्डर पर रखा था, हमारी सरकार ही थी, योगी जी की सरकार थी, जो बसों को भेज के ला के रखा गया, गांव में क्वारंटाइन किया गया, उन्हें अस्पताल की व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई, पैसे की व्यवस्था की गई। वो इस संक्रमण काल में ये लोग एक अजूरी चावल देने वाले लोग नहीं थे, खाली ट्वीट करने वाले लोग थे। और जिस तरह से प्रवासियों को लाके योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लाया, तो निश्चित तौर पे उनकी पीठ थपथपाई गई, और ये लोग निंदा कर रहे थे कि ये थाली बजा रहे हैं। हमने जिस थाली को जन जागरण के लिए बजाया, उसी थाली में हमने स्वदेशी
वैक्सीन भी प्रस्तुत कर दिया, और वह वैक्सीन जब मेड इन इंडिया लिखा है तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का कलेजा 56 इंच का हो जाता है। लेकिन उसे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे। एनएलसी ने कहा कि नपुंसक हो जाएंगे। ये लोग हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का भी अपमान करने का कुप्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भूख से मर गए, लोग भूल गए क्या? कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश से मर गए थे लोग कोरोना संक्रमण में। आदित्यनाथ आपके योगी जी बैठ के फोटोशॉप करते रहे 11 की टीम बना के। ट्वीट कर रहे थे राम मोहन जी, ट्वीट कर रहे थे अखिलेश जी, एक खजूरी चावल नहीं दिया किसी को इन लोगों ने। ठीक है, बोलिए उमाशंकर पांडे जी, बोलिए। देखिए राम मोहन जी, ये कितने बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। क्या प्रदेश उन तस्वीरों को भूला है क्या, जो सड़कों पर मरते हुए लोग, घिसटते हुए लोग, भूखे प्यासे लोग थे? क्या वो प्रदेश उस तस्वीर को भूल जाएंगे क्या? क्या वो गर्भवती महिलाओं को सड़क किनारे बच्चा जमते हुए वो तस्वीर भूल जाएंगे क्या? क्या अस्पतालों में बारिश के फव्वारे उत्तर प्रदेश भूल जाएगा क्या? खुद मुख्यमंत्री जी के ईआरडी मेडिकल कॉलेज में गंदे नाले का पानी करके अशोक पांडे जी थोड़ी देर आराम कीजिए। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में लाइन में लगे हुए हमारे कोरोना से ग्रसित भाई लोगों की लंबी लंबी लाइनें, क्या प्रदेश भूल जाएगा क्या? ये बेशर्म लोग हैं। किस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने बस भेजा और उस पर किस तरीके जिन्होंने पॉलिटिकल ड्रामेबाजी की, क्या वो प्रदेश भूल जाएगा क्या? किस तरीके से वो प्यार से तड़पते हुए बच्चे, दूध के लिए तड़पते हुए बच्चे, क्या ये उत्तर प्रदेश और देश भूल जाएगा क्या? बेशर्मी बड़ी बात। जब सोनिया गांधी जी ने ट्रेन देने की बात करी, किराया देना शुरू किया, जब प्रियंका जी ने बसें भेजी, तब तो इन लोगों ने ट्रेनें चलाई, नहीं तो ये लोग तो ट्रेन बंद करके बैठ गए। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि वो जहां पर 4 घंटे के 60 नोटिस पर सबको रोक दिया गया, सबको अपने ही घरों में जेल में कैद कर दिया गया। इससे बड़ी मूर्खता वाली बात क्या हो सकती है? तुगलक ने भी इससे ज्यादा टाइम दिया था। ये कैसी बात कर रहे हैं? बसों को राजस्थान से राजधानी बदलने के लिए 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया। इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या हुई? तो आपने कोरोना को अपने लिए अवसर में बदला। आपके लोगों ने भ्रष्टाचार किया, पीपीई किट में घोटाला, ऑक्सीमीटर में घोटाला सब किया। अध्यक्ष ने घोटाला किया। के विक्रम राव साहब के पास हम चलते हैं। के विक्रम राव साहब, राजनीतिक दल के जो जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो आधा सच जरूर बताते हैं। सच तो बताते हैं, आधा सच बताते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी को बस नहीं मिली, ऐसा भी नहीं है किसी को ट्रेन नहीं मिली, किसी को खाना नहीं मिला, और ऐसा भी नहीं है कि सबको मिल गया। तो दोनों तरफ से जो बताया जा रहा है वो आधी सच्चाई है। इसी दिन ही दोनों के बीच में जनता को अपने लिए सच ढूंढना है और अपने लिए एक अच्छी सरकार भी। तो क्या करे वो? नहीं, जनता की जो बात मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन राजनीति शास्त्र का छात्र होने के नाते राम मोहन जी मैं जरूर जानना चाहूंगा, जो अचरज हो रहा है, चुनाव के कुछ ही महीने रह गए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी या गैर भाजपा पार्टियां तैयारी नहीं कर रही है किस कौन सा योगी रहेगा, कि इसके साथ मिलकर लड़ेंगे। 403 सीटें हैं, कैसे मुकाबला होगा, रणनीति क्या होगी। हैदराबाद में कोई आदमी चला रहा है यहाँ के वोट बांटने के लिए, मसले बदलने के लिए। इसी प्रकार विधान परिषद में एक सीट संयुक्त ऑपोजिशन जीत सकती थी, उनके पास सीटें संख्या थी, नहीं लड़े। एक समाजवादी पार्टी की और 10 भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। 12वीं सीट अगर अब छोटी पार्टियां मिल जाती तो हो सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी कम वोट लेकर भी वो सीट पा गई है। तो दिखाता है कि कमजोरी है इन ऑपोजिशन पार्टी की। ये जब एक चुनाव के मुद्दे पे विधान परिषद की सहमति नहीं पैदा कर पाए तो बड़ी चुनौती 403 सीट की होगी। तो आर्थिक मुद्दे होंगे, जिले के मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दों को लाना पड़ेगा यूपी में। ऐसी तैयारी है, मुझे याद है पीछे 40 सवाल ये तैयारी क्या है और इस तैयारी के आधार पर ही आपको परिणाम मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जमई साहब समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि आपकी तैयारी जितनी मजबूत होती है आप उतने ही अच्छे परिणाम लाते हैं। क्या सिर्फ कैलेंडर से
क्या कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से वो बात बना पाएंगे? क्योंकि संगठन को मजबूत करना और संगठन मजबूत होना ये बहुत मददगार होता है। बूथ स्तर पर आप कितने मजबूत हैं, कैसे जनता तक वो बात पहुंचा पा रहे हैं, भले आधा सच पहुंचा रहे हैं, अपनी तरफ से पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और इसको लेकर क्या तैयारी है कि विक्रम राव साहब कह रहे थे कि संगठन के रूप में कितनी पकड़ है, छोटे दलों के साथ आपकी कितनी बनती है, वो सब कुछ मायने रखता है जब बड़ा चुनाव होता है। तो उसको लेकर कितनी कमर कसी जा रही है और कितना जमीन पर पसीना बहाया जा रहा है, ये भी आगे देखना पड़ेगा। सिर्फ कैलेंडर से काम चलेगा नहीं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।